बच्चों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरिन्स। क्लियर बच्चों? तो हैलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरिन्स की। तो सम स्पेसिफिक chemical properties of haloarenes are following। इनकी जो कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं हैलोएरिन्स की बच्चों, वो निम्न हैं। तो फर्स्ट इज, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों? सेकेंड बच्चों आपकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो किसके द्वारा होगा? बाय इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? बाय न्यूक्लियोफाइल होगा। और तीसरी जो कैटेगरी है बच्चों, वो है रिएक्शन विथ मेटल की। रिएक्शन विथ मेटल्स। क्लियर बच्चों? ये तीन तरह के रिएक्शन इसमें हैं। रिएक्शन विथ मेटल में वही आ जाएगा फिर से, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है बच्चों, वो होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। ये तो बहुत इजी रिएक्शंस होते हैं बच्चों, इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है आपको। क्लियर है ना? समझने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसमें। बट ये जो रिएक्शन आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इन केस ऑफ हैलोएरिन्स। क्लियर है बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, जब आप जानते हो कि एल्किल हैलाइड में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मैंने बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए ये RX है, ठीक है, तो ये बॉन्ड पोलर होता है और यहाँ पे आपने ले लिया ARX, तो ये आपका है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्लियर है? और ये आपका है एरिल हैलाइड। क्लियर बच्चों? क्या है? एरिल हैलाइड। ठीक है, इन दोनों में अगर आप न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन कराते हो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल से, तो दैट सब्स्टिट्यूशन विल बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों? ARNU। क्लियर बच्चों? तो ये जो रिएक्शन है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की का एग्जाम्पल है। क्लियर बच्चों? तो जब दोनों ये भी देता है, ये भी देता है, तो ऑब्वियस बात है जब दो लोग हैं, दोनों में सेम तरह का रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और हैलोजन डेरिवेटिव्स दोनों हैं आपके, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें कंपैरिजन होगा। ठीक है ना? कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फास्टर देगा। क्लियर बच्चों? समझ रहे हो? तो वही चीज़ कि इसमें कंपैरिजन होता है बच्चों कि इसमें किस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होता है, RX में होता है कि ARX में होता है बच्चों। ठीक है, तो यही आपका आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम लोग जानेंगे कि किस में होता है फास्टर और क्यों होता है। ठीक है, और एरिल हैलाइड में अगर स्लो होता है तो क्यों होता है। ठीक है, मतलब किस में स्लो होता है तो क्यों स्लो का मतलब स्लो होता है, किस में फास्ट होता है तो क्यों फास्ट होता है, ये सब हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर बच्चों? तो हम लोग बात करते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूँ इसका। ठीक है, कि एरिल हैलाइड
very specially haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. ठीक है, हैलो देन एल्किल हैलाइड्स। क्लियर है बच्चों? अब इसमें मैंने आपको आंसर कर दिया कि मैंने कहा कि अब दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया हो रही है। ठीक है, तो किस में फास्ट होगा किस में स्लो होगा? जब दोनों में हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कंपैरिजन तो होगा ही होगा कि किस में फास्ट होगा किस में स्लो होगा। क्लियर बच्चों? तो मैंने आपको आंसर बताया कि जो हैलो आपके एरिन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में आरएक्स की तुलना में क्या होते हैं बच्चों? हैलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे रीजन्स की कि किन रीजन्स की वजह से ठीक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, या कह सकते हो कि हैलो एरिन्स आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों, तो हमने कहा आपको कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हैलो एरिन्स जो होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में एल्किल हैलाइड से क्यों कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रीजन्स होते हैं बच्चों, इस निम्नलिखित रीजन की वजह से, फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। द फर्स्ट रीजन इज प्लस आर इफेक्ट ऑफ हैलोजन ग्रुप। क्लियर है? सेकेंड रीजन इज sp2 hybridization of carbon containing X। ठीक है, और थर्ड रीजन आपका है बच्चों S कैरेक्टर। ठीक है, समझे बच्चों? ठीक, और आपका अगला रीजन है अनस्टेबल फेनिल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। क्लियर बच्चों? तो ये आपके रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका हैलो एरिन्स जो होते हैं वो एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं बच्चों। क्लियर है? तो चलिए हम एक बात करते हैं। ठीक है, हम लोग जब भी बात करेंगे बच्चों तो हमारा जो रीज़न होगा वो कंपैरिजन के थ्रू होगा। क्लियर है ना? हम लोग कंपैरिजन करते हुए देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप देखिए कि एल्किल हैलाइड, अब जब भी पहला रीजन जो है मैं पूछ रहा हूँ दैट इज द प्लस आर इफेक्ट। क्लियर बच्चों? देखिए, आप देखो, आप ले लो इसको, ये आपका है, कोई भी हैलोजन हो। क्लियर बच्चों? अब आपको पता है कि ये जो लोन पेयर है, ठीक है, और ये जो रिंग में पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये एक दूसरे से दिखाएंगे क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, और प्लस एम इफेक्ट या इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू रिंग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बच्चों। क्लियर है ना? तो चलिए, इससे होता क्या है? तो पहले रीजन बच्चों प्लस आर इफेक्ट। तो देखो बच्चों क्या होता है इसमें,
होता इसमें ये है बच्चों कि जो हैलोजन होता है वो एरोमेटिक रिंग के साथ में दिखाता है प्लस आर इफेक्ट। कैसे दिखाता है बच्चों? अगर आपको रेजोनेंस दिखाना आता है बच्चों, अगर आपको रेजोनेंस आप दिखा पाते हो, रेजोनेंस समझते हो, तो आप समझ सकते हो इसको। देखिए इसमें आपका ये जो आपका एलोन पेयर है, अगर ये रिंग को ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा बच्चों। तो इसके वजह से ये बाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इसके पास। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? मिलेगा हम लोग को ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक, जिसमें ये जब लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, ठीक है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ गया, इस पर चार्ज आ जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा बच्चों इसके पास। क्लियर है ना? अब देखिए, अब ये जो आपका निगेटिव आयन है फिर रेजोनेंस करेगा, डीलोकलाइज होगा रिंग में, समझ रहा है बच्चों? तब ये होगा बच्चों, इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा बच्चों, ठीक है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला क्या मिलेगा हम लोग को? यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर वही चीज़ रेजोनेंस होगा, तो यहाँ ये वाला बॉन्ड इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को? मिलेगा हम लोग को ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, नया बॉन्ड कहाँ बनेगा बच्चों? यहाँ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव। फिर वही चीज़ जब इसमें देखोगे आप, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो लास्ट वाले में क्या बनेगा बच्चों? बनेगा आपका, देखिए एक्स, ये न्यूट्रल हो जाएगा फिर से, ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये दिखा रहा है रेजोनेंस। क्या दिखा रहा है बच्चों? ये दिखा रहा है आपका रेजोनेंस, और रेजोनेंस में उसमें कौन सा दो तरह का होता है रेजोनेंस? जब रेजोनेंस के थ्रू रिंग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो प्लस आर, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो माइनस आर। क्लियर बच्चों? तो ये हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब देखिए इससे होता क्या है बच्चों, ठीक है, तो जब आपका ये आपका हैलोजन इस रिंग के साथ में प्लस आर इफेक्ट दिखाता है बच्चों, तो इसमें एक हर जगह देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो बॉन्ड हम लोग को सिंगल दिख रहा है इसमें, जो बॉन्ड हम लोग को इसमें सिंगल दिख रहा है बच्चों, ये वास्तव में सिंगल जैसे है नहीं, ये बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड जैसे बिहेव करता है, अर्थात इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बच्चों। क्लियर है? अब उससे क्या होता है बच्चों, जब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बच्चों, तो इस पाई बॉन्ड का देखो यहाँ पे पहले आप किसी सेम स्ट्रेंथ की एक लाठी तोड़ो, ठीक है, उतने स्ट्रेंथ की दो लाठी को तोड़ो बच्चों, किसमें बच्चों एनर्जी ज़्यादा लगेगी? ठीक है, तो यहाँ सिंगल है, एनर्जी कम लगेगी, उतने स्ट्रेंथ का दो हो गया बच्चों, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? यहाँ एनर्जी हाई लगेगी बच्चों, और यहाँ एनर्जी आपकी लो लगेगी बच्चों। क्लियर है ना? अब देखिए, यानी इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है? डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू इस बॉन्ड को तोड़ना बच्चों, ठीक है, ये बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका किसी तरह का कोई प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलने वाला नहीं है, ना इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का एक्टर आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो इस वजह से ये बॉन्ड का क्लीवेज क्या है? आसान है, इस बॉन्ड का क्लीवेज डिफ़िकल्ट है बच्चों। इस वजह से एक रीज़न ये हो गया कि हैलो एरेंस में क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफ़िकल्ट होता है बच्चों। क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। तो एक कोई पूछे कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है, तो एक शब्द में कह सकते हो बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या आता है बच्चों? डबल बॉन्ड का एक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड का एक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है बच्चों? डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्लियर है? दैट इज़ द वन रीज़न। ये भी एक रीज़न हुआ बच्चों। सेकेंड रीज़न होता है बच्चों, जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा होता है हैलो एरेंस में, ठीक है बच्चों, उस कार्बन का sp2 संकरित होना बच्चों। ठीक है, जानते हो आप
इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, पाई है। तो जब आपका 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों तो क्या होता है, हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 होता है बच्चों, ठीक है। तो हैलो एरेंस में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है बच्चों उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट होती है आपकी sp2। और अगर आप देखते हो एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में ये जो कार्बन होता है बच्चों ये होता है sp3, ठीक है बच्चों। तो आप सोच रहे हो सर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था बच्चों बहुत फ़र्क पड़ता है, क्लियर है ना। जब आपका हाइड्रेशन स्टेट sp2 होता है बच्चों, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि देखिए बच्चों, तो इसमें sp2 इसमें sp3, तो बच्चों इसमें जो s कैरेक्टर होता है, s कैरेक्टर वो होता है बच्चों कितना परसेंट, 33.33%, क्लियर है। जब आपका होता है sp3 संकर बच्चों तो इसमें जो s कैरेक्टर होता है बच्चों वो होता है आपका कितना, दैट इज़ 25%, ठीक है। तो आपको पता है कि नोट्स ये लिख लीजिए बच्चों, greater the s character, greater the s character, ठीक है, higher the electronegative character, that means a smaller the size of कार्बन। यानी जब भी आपका s कैरेक्टर बढ़ता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। यानी s कैरेक्टर जो होता है, s कैरेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के, या कह सकते हो ये इस पे डिपेंड करता है। और ये जानते हो आप लोग कि ये डिपेंड करता है किस पे, साइज़ पे, ठीक है। और जानते हो आप लोग कि अगर आपकी साइज़ क्या है बच्चों, छोटी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हाई होता है बच्चों, समझ रहे हो। यानी यहाँ का जो कार्बन है, ठीक है, एस कैरेक्टर अधिक होने की वजह से ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों, क्लियर है ना। तो ये बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर होता है बच्चों, ठीक। ये इस बॉन्ड की जो लंबाई होती है, ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है आपका हैलो एरेंस में, जब इसमें sp2 संकेत होता है बच्चों, ठीक है, तो ये बॉन्ड होता है शॉर्ट, ठीक है बच्चों, छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाला बॉन्ड होता है बच्चों, जब आपकी हाइड्रेशन स्टेट होती है आपकी, जब इसकी क्या हो बच्चों sp3 होती है, तो x होता है, तो इस बॉन्ड की लंबाई होती है बच्चों ये थोड़ी लॉन्ग होती है। तो अब पता है, आपको ये पता है पहले से कि लॉन्गर जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, लॉन्गर बॉन्ड और इजी टू ब्रेक, ठीक है, कि जो बड़े आपके जो बंद लंबाई इसकी अधिक होती है उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है बच्चों, इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है। हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, अगर इसकी साइज छोटी हो जाएगी एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से 33% की वजह से, और इसमें क्या बच्चों 25% है, तो यानी इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना बच्चों क्या होगा, आसान होगा, क्लियर है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भी आपका एस कैरेक्टर आपका अधिक होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी आपकी थोड़ी सी क्या होगी, स्लो होगी, क्लियर है बच्चों। तो ये आपका हो गया सेकेंड रीज़न, क्लियर है ना। मैंने 2 पॉइंट को एक ही साथ मर्ज कर दिए बच्चों। कौन कौन सा पॉइंट मैंने एक बताया आपको, हाइब्रिडेशन स्टेट, तो मैंने आपको इसी में बता दिया दोनों। मैंने बताया ना कि हैलो एरेंस में क्या होता है बच्चों, sp2 होता है, ठीक है, समझ रहे हो, किसमें ARX में या PHX कह लो इसको, फेनिल हैलाइड में, क्लियर है बच्चों। और यही हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड में, तो एल्किल हैलाइड में बच्चों क्या होता है, इसमें होता है sp3। तो मैंने कहा
कि यहाँ पे एस कैरेक्टर, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, एस कैरेक्टर हाई होता है, ठीक है, हाई, ठीक, और यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, लो, ठीक है। अब फिर से आप इसको, मैं तो यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो बच्चों तो बार बार बताना सही नहीं है, आप वीडियो को रिवर्स करके भी समझ सकते हो। क्लियर बच्चों? तो मैं आगे मूव करता हूँ। क्लियर है ना? आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। क्लियर है? जस्ट मिनट बच्चों, देखिए अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, मैं एक प्रीवियस से क्वेश्चन ले लेता हूँ कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH Cl है, ठीक है, और CH3 CH2 Cl है बच्चों, तो किस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होगा? इस कॉन्सेप्ट से इसका बच्चों आंसर दे सकते हो आप। क्लियर है ना? मैंने क्या बोला बच्चों कि ये आपके पास है, क्या है आपका, इसका नाम क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द फाइनिल क्लोराइड। देखो बच्चों, सब कुछ पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं कर पाते हो ना, तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। क्लियर है? तो इसी वजह से जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए बच्चों। क्लियर है ना? तो इसमें देखिए मैंने कहा कि आपसे क्वेश्चन है किसमें, विच वन विल गिव्स फास्टर SN रिएक्शन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से कौन आपका फास्ट SN रिएक्शन देगा। मैं आपसे SN1 SN2 नहीं पूछ रहा बच्चों, बस मैं पूछ रहा हूँ कि किसमें आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो फास्टर होगा बच्चों। ठीक है, तो अभी आप बता सकते हो। देखो इसमें क्या है, ये जो कार्बन बच्चों है सिग्मा और जो हाइड्रोजन जो लिंक है बच्चों वो क्या होगा, ये हाइड्रोजन, और इसको ओपन करते हो तो ये भी आपका सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा, इसको मैंने ओपन कर दिया है, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसके स्टेट क्या होगा, एडिशनल स्टेट sp2। क्लियर बच्चों? और यहाँ पे देखिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन, यानी 4 सिग्मा। हाइड्रोजन ऑलवेज सिग्मा, हाइड्रोजन क्या करता है, ऑलवेज सिग्मा 1 फॉर्म करता है। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा आपका sp3। क्लियर है ना? ऑब्वियस सी बात है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी कोई कम होगी, छोटी होगी, ये बॉन्ड थोड़ा लंबा होगा। क्लियर है? इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, इसको आसान होगा, इसमें फास्टर होगा, इसमें क्या होगा, स्लोअर होगा। क्लियर है? यही मेरा समझाने का मतलब था आपका। और यही केस आपका कोई पूछ दे आपसे बच्चों, जैसे ये केस मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और ये मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, ये दैट इज S2CH2Cl बच्चों। ठीक है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि किस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा फास्टर होगा बच्चों। फिर वही बात, यहाँ पे जो है ये कार्बन, इसको ओपन करते हो आप तो उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर वही चीज़ sp2 एडिशन। ठीक है, ये जो है वो रिंग के बाहर है, ये sp3 है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इस बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी, इस बॉन्ड की लंबाई थोड़ी बड़ी होगी, तो इसमें फास्टर होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका स्लोअर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए, मैं बच्चों सेकेंड और थर्ड को एक ही में इंक्लूड कर दिया था, मैं आपको अगला रीजन देने वाला हूँ। फोर्थ रीजन इज, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फेनिल कार्बोकेटायन। क्लियर बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल फेनिल कार्बोकेटायन, ये एक बड़ा रीज़न होता है बच्चों, जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है बच्चों। जैसे मान लो हमने कहा, देखिए बच्चों, हमने कहा कि ये आपका हेलोएरीन है, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है। क्लियर बच्चों? तो मान लीजिए अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे वैसे भी जानते हो सबसे बड़ा साइज जो होता है उस हैलोजन को निकालना क्या है, आसान है। समझ रहे हो बच्चों? तो अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो मैंने क्लोरीन रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाता भी है बच्चों, मान लीजिए Cl के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनाएगा आपका फेनिल कार्बोकेटायन, दैट इज द फेनिल कार्बोकेटायन। क्लियर बच्चों? तो ये जो बच्चों फेनिल कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये रेजोनेंस कर पाएगा क्या, देखिए डिलोकेशन पॉसिबल है, नो डिलोकलाइजेशन पॉसिबल।
डी लोकलाइजेशन बच्चों पॉसिबल यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्लियर है ना? यानी ये जो आपका है ये दैट इज़ द वेरी अनस्टेबल। क्लियर बच्चों? ये बहुत ही अनस्टेबल है, इस वजह से आप SN1 की संभावना छोड़ ही दो बच्चों। अगर होगा भी, ज़बरदस्ती कराओगे तो होगा भी, तो किस तरह से होगा बच्चों? SN2 के थ्रू होगा। बिकॉज पता है आपको कि मोर स्टेबल जो कार्बोकेटायन होते हैं, ठीक है बच्चों, वो क्या प्रीफर करते हैं बच्चों? दैट विल बी ऑलवेज प्रीफर द SN1 रिएक्शन। क्लियर बच्चों? तो इसमें अगर होता भी है बच्चों ड्रास्टिक कंडीशन में, जैसे यहाँ पे होता है बच्चों रिएक्शन, जब आप लोग क्या करते हो कि ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है बच्चों, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, यानी पहले आप यूज़ करते हो NaOH, ठीक है, वो भी किससे? कॉन्ग से होगा बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर आपका बच्चों लगभग 623 केल्विन, प्रेशर बच्चों लगभग होता है 200 एटमॉस्फेयर। क्लियर बच्चों? और सेकेंड स्टेप में आप इसको करते हो एसिडिफाई, तो बच्चों आपको फिनॉल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? फिनॉल मिलता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये रिएक्शन बच्चों ये ड्रास्टिक कंडीशन में होता है बच्चों। किस में होता है? ड्रास्टिक कंडीशन में। ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है बच्चों। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि कुछ रीजंस होते हैं जिसमें, कई रीजन तो तीन चार रीज़न है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड का एक्स्ट्रा आ जाना यहाँ पे, बिकॉज इसके पास क्या है, वो चीज़ है, ठीक है, समझ रहे हो। एक और रीज़न मैं दे सकता हूँ बच्चों इसमें आपको, किस वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता है बच्चों। क्लियर है? ये भी एक रीज़न मैं और दूंगा आपको, ठीक है। एक रीज़न ये आपका हो गया, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट। दूसरा मैंने कहा आपका कि हाइड्रेशन स्टेट, या उसी को आप कह सकते हो एस कैरेक्टर से, मैंने उसको समझाया बच्चों आपको, एस कैरेक्टर, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका अनस्टेबल फेनिल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, जिससे SN1 की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, होगा भी तो क्या होगा? SN2 हो सकता है। क्लियर बच्चों? और तीसरी चीज़ है बच्चों, ये आपकी जो रिंग होती है बच्चों, ये जो आपकी रिंग होती है बच्चों, ठीक है, ये रिंग, एरोमेटिक रिंग, ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती है बच्चों, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है। और पता ही आपको कि जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो बच्चों, तो अटैक करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या आएगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल आएगा, समझ रहे हो ना। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो क्या होगा? इसको दूर से ही रिपल्सन मिलने वाला है बच्चों। क्या होगा? रिपल्सन मिलेगा बच्चों, समझ रहे हो। इसी वजह से ये रिंग में अटैक नहीं कर पाता है बच्चों, समझ रहे हो। तो इस वजह से इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ठीक है, आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ठीक है, इवन सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू, ठीक है, स्टेट बोर्ड में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या बच्चों है, मैंने आपको जो समझाया, प्लस आर इफेक्ट, हाइड्रेशन स्टेट, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो मैंने बताया आपको, इसकी वजह से आता है अनस्टेबल फेनिक कार्बोकेटायन बच्चों। और उसके बाद मैंने कहा कि इस एरोमेटिक रिंग का इलेक्ट्रॉन रिच होना बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ रीजन्स होते हैं जिसके वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो इसमें डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर बच्चों। अब हम बात कर सकते हैं ये चीज़ कि डिफ़िकल्ट तो होता है बच्चों, लेकिन क्या करके हम लोग इस रिएक्शन को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो वही चीज़ हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो एयरिंग। क्लियर है बच्चों। तो लिखिए पहले इसको हेडिंग के फॉर्म में लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन इन हैलो एरिन्स। क्लियर बच्चों कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं बच्चों जो हैलो एरिन्स रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों, तो मैं बस आपको बताता हूँ बच्चों, बस 2 इफेक्ट हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिए अपने। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, EDZ, दीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बच्चों। ये 2 ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। क्लियर बच्चों, तो ये 2 इफेक्ट हैं जिसकी सहायता से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। मैं बता दूं बच्चों, शायद इसके बारे में जानते होंगे, नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिंपली एल्किल ग्रुप। जितने भी आपके एल्किल ग्रुप होते हैं बच्चों, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। क्लियर है बच्चों ना, समझ रहे हो। या आपका कोई ऐसा भी होता है जो आपका +R के थ्रू डोनेट कर सकता है, जैसे मान लीजिए OH हो गया आपका, समझ रहे हो, OR हो गया, तो ये +R के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं बच्चों। क्लियर है ना। O नेगेटिव हो गया बच्चों, तो ये भी +R के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों। ठीक है, एक तो आपका एल्किल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, और दूसरा आपके इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको बता दूँ यहाँ नोट्स में, इसको याद रखिएगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफ़िकल्ट कर देते हैं, डिफ़िकल्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। यानी जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूंगा बच्चों, जैसे मान लीजिए ये है Cl है और ये CH3 है बच्चों। क्लियर है ना, और ये है Cl। तो कोई पूछे कि किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा बच्चों वो आसान होगा। ठीक है, तो वो इसमें देखिए कि इसमें क्या है, +I इफेक्ट है इसका। क्लियर है ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई +I इफेक्ट ग्रुप नहीं है, तो इसमें आसान होगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, इसमें आपका होने वाला है डिफ़िकल्ट। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हो आप। बच्चों जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाती है। क्लियर बच्चों, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया बच्चों कि आप ये बताओ कि ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे है आपका नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका है एक और मैंने ऐड कर दिया क्लोरो, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, और मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया बच्चों, और मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप ले लिया मैंने, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप ले लिया बच्चों, और यहाँ पे मैंने ले लिया नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है। इसमें देखिए अब पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जैसे बिहेव करता है, नाइट्रो ग्रुप भी करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप से CHO ग्रुप भी करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप से बिहेव करता है बच्चों। ठीक है, NH3 पॉजिटिव अगर है तो ये भी करता है बच्चों, या NR3 पॉजिटिव टाइप का ग्रुप है तो ये भी करता है बच्चों। जितने भी ये ग्रुप होते हैं बच्चों, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं बच्चों। ठीक है, आप CO ग्रुप को भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है,
समझ रहे हो बच्चों। इसके बारे में और भी चर्चा होगी, कहाँ चर्चा होगी, जीओसी में चर्चा होगी। मतलब जीओसी मैंने स्टार्ट किया हो बच्चों, मैंने बेसिक का केवल एक लेक्चर दिया हुआ है बच्चों, वो आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आगे उसको बढ़ाऊँगा, तो वो मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन मैंने आपसे कर दिया, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये मैंने ए कर दिया, ये मैंने बी कर दिया, ये सी कर दिया और ये कर दिया डी। ठीक है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग पर मैंने पूछ दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, क्लियर है। तो आपको ये बताना है कि इसमें सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, यानी सबसे फास्ट किस में होगा। तो मैंने बोला बच्चों ना कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो समूह होते हैं, उनकी उपस्थिति की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो ईजी हो जाते हैं बच्चों, क्लियर है, समझ रहे हो। यानी इसमें देखो 3 है, इसमें 2 है, यहाँ आर्थो पे, यहाँ पे क्या है पैरा पे है, यहाँ पे केवल आर्थो पे है, यहाँ पे एब्सेंट है। यानी सबसे आसान किस में होगा बच्चों, यहाँ पे इसमें होगा। ठीक है, सबसे आसान होगा आपका इसमें। ठीक है, उससे जिसमें 2 ग्रुप है, क्लियर बच्चों, उससे डिफ़िकल्ट किस में होगा बच्चों, जिसमें ए ग्रुप लगा हुआ है। और सबसे डिफ़िकल्ट किस में होगा बच्चों, जिसमें आपका एक भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, क्लियर है ना। दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब बता दूं आपको बच्चों, आप इसी से जान सकते हो कि ये आपका होता है, अब सोचो सब, अब समझ लेना, इसी को अलग ये रिएक्शन जब कराते हो आप, तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, NaOH चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना, हाई प्रेशर भी चाहिए बच्चों, क्लियर है। 623 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है बच्चों। अब पता है इसको OH ग्रुप से रिप्लेस करने में केवल आप पानी के साथ में इसको वार्म कर दो ना, तो आसानी के साथ में, केवल ये पानी के साथ में वार्म कर दो तो ये आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, समझ रहे हो। सोचो, ये केवल वार्म करने से पानी का जो HOH होता है उससे ये आसानी से Cl क्या रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये साथ, और इसके साथ साथ कॉन्क NaOH भी रिक्वायर्ड होता है बच्चों। समझ में आया आपको, ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों क्या आपका रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं बच्चों, ठीक, ये इनकी वजह से डिफ़िकल्ट क्यों होता है, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन जो आपके विड्राइंग ग्रुप होते हैं बच्चों, इनकी वजह से आपका ईजी क्यों होता है बच्चों, ये डिफ़िकल्ट। अब देखो बच्चों, आप जानते हो को हैलो एरिन्स जो होते हैं बच्चों, हैलो एरिन्स, ठीक है, ये दिखाते हैं क्या, रिंग के थ्रू दिखाते हैं +R। क्या दिखाते हैं बच्चों, +R, क्लियर है ना। ये रिंग के थ्रू क्या दिखाते हैं बच्चों, +R दिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग जो रेजोनेंस होने वाली जो फिनोमिना है उसको हम लोग हटा दें, ठीक है, मतलब ये पूरा जो रेजोनेंस कर रहा है इसका डीलोकलाइज होगा, स्टेबल कर रहा है अपने आप को, इस पॉसिबिलिटी को हम क्या कर दें बच्चों, डिक्रीज कर दें, क्लियर है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की सहायता से। क्यों, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ना, तो जब ये करेगा इसका रेजोनेंस, ठीक है, तो ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इस रिंग में चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आगे डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा बच्चों, क्लियर है। तो इसका जो आपका +R का इफेक्ट होता है बच्चों, क्लियर है ना, वो क्या होता है, ये यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये रीज़न कह सकते हो बच्चों, दूसरा आप ये रीज़न यहाँ दे सकते हो कि यहाँ पे जो आपका चार्ज क्रिएट होता है बच्चों, फेन कार्बोकेटायन, इसका फॉर्मेशन इसके केस में, इस वाले केस में जब आपके नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाते हो बच्चों, ठीक है, तो उस केस में ये जो कार्बोकेटायन है वो अधिक स्टेबल हो पाता है बच्चों, क्लियर है ना। तो ये भी एक रीज़न है। तो हम यहाँ से कह पाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं आपके, वो किस में कब आसान होंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रहेगा तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये ईजी होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब +R इफेक्ट है या आपका एल्किल समूह प्रेजेंट है,
तो क्या होगा बच्चों, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर आपका ईजी करना है तो क्या चाहिए आपको, माइनस आई इफेक्ट तो हो, या उसके साथ साथ कह सकते हो सिंपली सब आ जाएगा उसमें, इलेक्ट्रॉन विटरग्राइन ग्रुप और प्रेजेंट हैं तो उनके प्रेजेंस में आसान हो जाता है बच्चों। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा मैं आपको, तो कुछ आपको क्वेश्चन के साथ में जो दूसरा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करूँगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है।